बादशाह कौन है? अकबर। और जो कंपनी बना इसका नाम था मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी को हम लोग शॉर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद आप सभी ने पिछले क्लास में देखा कि इसमें जो इंग्लैंड के राजा थे जेम्स प्रथम, उन्होंने पहली बार प्रयास किया कि नहीं इसको पूरा व्यवस्थित करना है, और उनका दो दूत आया। एक पहला दूत है कैप्टन हॉकिंस, और इसके बारे में आपको समझाया कि कैप्टन हॉकिंस बहुत सफल नहीं रहा, लेकिन फिर भी कैप्टन हॉकिंस के बारे में आपको बताया कि जहांगीर से सूरत में भेंट किया, ये भेंट किया आपका आगरा में, और सर टॉमस रो भेंट किया अजमेर। पहली अस्थायी व्यापारिक कोठी हम लोग देखे थे वंडवर्थ ने स्थापित किया सूरत में, लेकिन अंग्रेजों की पहली अस्थायी कोठी आपने देखा 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित। तो ये आपको इसमें देख चुके थे कि इसमें कहा किनका है, ये पूरी बात आप देखें मसूलीपट्टनम में 1611 में इनका स्थापित हुआ। सूरत के बारे में आपको बताया थे 1613 में सूरत में अस्थायी कारखाना खोलने का परमिशन मिल चुका। इसके बाद हम लोग देखे सर टॉमस रो के बारे में, कहां से आया था, क्या था, इसके बारे में पूरी कहानी हम लोग सुन चुके थे। अब आज के क्लास में हम लोग इससे आगे की कहानी देखेंगे। आज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग एक बेसिक जो न्यूज चाहिए वो आपको आज मिल जाएगा। उसके बाद अब देखेंगे भारत में अंग्रेजों का किस प्रकार से विस्तार उसके साम्राज्य का होता है। बंगाल पर अधिकार, फिर हम लोग देखेंगे मैसूर पर अधिकार, सिखों से संघर्ष, मराठा से संघर्ष, एक एक करके डिटेल सभी को आपको खूब बढ़िया से सीखना हो, और तब वो संघर्ष आपको बढ़िया से समझ लेंगे तो आपका बेस लगभग क्लियर हो जाए। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि अंग्रेजों ने सबसे पहले 1608 में ही सूरत आपको बताए थे मानचित्र पर कि सूरत ज्यादातर फ्रांसीसी या जो भी है सूरत के लिए ज्यादा लोग एक्टिव है। गुजरात में एक्टिव होने का कारण हमने बताया कि यहाँ कच्चे पदार्थ और श्रम यहाँ आसानी से उपलब्ध थे, इसलिए अंग्रेजों ने भी सोचा कि हम भी यहीं पर सबसे पहला कोठी खोले। लेकिन यह अस्थायी रहा, क्योंकि इस समय पुर्तगालियों ने मुगल बादशाह जो आपने देखा उसको भड़का दिया, जहांगीर भड़क करके सूरत में उसको परमिशन नहीं दी। पहली अस्थायी व्यापारिक कोठी आपको बताया कि इनका कहाँ स्थापित हुआ, तो आपको याद है अंग्रेजों की पहली अस्थायी व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित हुआ, और ये 1611 ईस्वी में हुआ। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, दक्षिण भारत का पहला अस्थायी व्यापारिक कोठी अंग्रेजों का कौन था, तो मसूलीपट्टनम। सूरत को कब अस्थायी व्यापारिक कोठी बनाने का परमिशन दिया गया, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जल्दी से आंसर दे दीजिए, सूरत को कब अस्थायी व्यापारिक कोठी का परमिशन दिया गया? बिल्कुल सही, हम लोग देखे थे 1612 में एक लड़ाई हुआ था जावली का युद्ध, और जावली के युद्ध में आपको बताया था कि हैमिल्टन ने सूरत के नजदीक पुर्तगालियों को उसने जब पराजित किया, तो इसी कारण से 1613 में सूरत में अस्थायी व्यापारिक कोठी खोलने का परमिशन मिल चुका। अब यहां से एक एक बात हम लोग ध्यान से समझें। देखो, अब आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम में भूल तो इन लोग ली, लेकिन अब मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम ये सब जो देख रहे हो, ये आंध्र प्रदेश का बहुत बढ़िया बंदरगाह था, और यहाँ पर जो शासन था आंध्र प्रदेश में, ये शासन था गोलकुंडा का राजा। गोलकुंडा के शासक का यहाँ पे साम्राज्य था, और इसीलिए गोलकुंडा शासक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1632 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य आपको बता रहे हैं, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक ने तय किया कि हम तुमको यहाँ पे व्यापारिक एकाधिकार प्रदान करते हैं, और अंग्रेजों के लिए यह 1632 बहुत महत्वपूर्ण ईयर था। गोलकुंडा के तट पर, मतलब आंध्र प्रदेश के तट पर अंग्रेजों को व्यापार करने का जो अधिकार मिला 500 पैगोडा के बदले, कि हमें 500 पैगोडा दो, और 500 पैगोडा देने के बाद तुमको जो बेचना है तुम बेचो, हमको टैक्स उसमें से नहीं चाहिए। आप सभी लोग को पैगोडा की बात समझाए थे कि पुल्लीकट में डचों का अपना सिक्का का बनाने का फैक्ट्री खोला, और डच का सोना का सिक्का ही पैगोडा कहलाता। तो आपको सोना का सिक्का डच का जो है वो पैगोडा है, और पैगोडा के बारे में आपको पहले भी समझा चुके हैं कि पैगोडा एक सोने का सिक्का है, गोल्ड कॉइन। और 500 पैगोडा का मतलब 500 सोने के सिक्के दो, और तुम गोलकुंडा के क्षेत्र में आराम से व्यापारिक एकाधिकार लो। एक गोलकुंडा के शासक ने जब अंग्रेजों को यह दिया, तो इसको खास स्पेशली कहा जाता है सुनहरा फरमान। सुनहरा फरमान का मतलब एकदम सोना दीजिए और एकदम आप फरमान आपको मिल गया, जितना चाहिए बिजनेस कीजिए। तो देखो, आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस तट के लिए मिला, तो गोलकुंडा तट के। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब मिला, तो 1632 में। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किसने दिया, गोलकुंडा के शासक। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गोलकुंडा के इस समय शासक कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछता है। जल्दी गेस करो, गोलकुंडा के किस शासक ने अंग्रेजों को 500 पैगोडा के बदले सुनहरा फरमान दिया होगा, जल्दी से गेस कीजिए। तो इस गोलकुंडा के शासक का नाम है कुतुब शाह। गोलकुंडा के शासक है कुतुब शाह। कुतुब शाह ने ही अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया था।
तो आपको बिल्कुल अब्दुल्ला कुतुब शाह पूरा नाम है, पूरा नाम अगर लिखना चाहोगे तो अब्दुल्ला कुतुब शाह है। यानी अब हम लोग एक एक करके चलेंगे। सूरत में अस्थाई फैक्ट्री तक हम लोग सुन चुके थे, अब यहां से क्लास को आगे की ओर बढ़ाएं। तो एक महत्वपूर्ण बात हम लोग देखें कि 1632 में गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना होगा। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 500 पैगोडा के बदले, 500 पैगोडा का मतलब हमने बताया स्वर्ण सिक्का, सोना का सिक्का को हम लोग पैगोडा कहते हैं। तो 500 पैगोडा के बदले व्यापारिक अधिकार प्रदान किया। 500 पैगोडा के बदले व्यापारिक अधिकार प्रदान किया, जिसे सुनहरा फरमान कहा गया। तो अब इसमें दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पहला, सुनहरा फरमान कब मिला? 1632। कौन दिए? तो गोलकुंडा के शासक। कौन थे शासक? अब्दुल्ला कुतुब शाह। ये आपको एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। यानी आपको देखिए कि 500 पैगोडा एक रेंट हो गई। इसके पहले क्या था? इसके पहले आपका मेन चल रहा था कि बिजनेस करोगे उसमें हमको टैक्स हो इतना %। इसने कहा कि नहीं, तुम्हारा फायदा होगा, क्या होगा हम नहीं जानते, हमको तुम सीधा इतना रुपया रेंट दे। और इसीलिए आपको रेंट देने के बाद हमने सीधा आपको यहाँ परमिशन दे। तो ये आपको पहला नंबर, ये सुनहरा फरमान बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अंग्रेज 1632 के बाद 1633 में इसी से आगे बढ़ के उड़ीसा बालासोर में अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किया। और इसमें आपको ध्यान रखना है, कभी भी पूछा जाए बालासोर कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है कि बालासोर कहाँ है? उड़ीसा में। तो यानी उड़ीसा में इसने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित किया कब? 1633 ईस्वी। तो 1632 भी इंपॉर्टेंट है, 1633 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसने क्या किया? यहीं पे मद्रास, अंग्रेजों का सबसे मेन सेंटर देखो मद्रास, और इसीलिए मद्रास आपसे डेट पूछा जाएगा, बाकी का नहीं पूछेगा, लेकिन मद्रास का डेट आपसे पूछा जाएगा, इसलिए इसमें डबल स्टार लगा दिए। 1639 में अंग्रेज ने पट्टा पड़ लिया था। किससे? चंद्रगिरी के राजा से। और मद्रास का डेट आपसे पूछा जाता है, इसलिए मद्रास वाला एकदम डेट दिमाग में सेट है कि 1639 में मद्रास को पट्टा पड़ लिया। पट्टा माने फिर वैसे ही है कि हाँ, पट्टा का मतलब होता है हमको खेत ले लिए और बदले में पैसा हम आपको देंगे। अभी खेती में, किसानी में भी सुनोगे पट्टा पर खेत लगा। पट्टा का मतलब हो गया कि हमको 1 एकड़ जमीन लिए, बदले में पट्टा पर हम पैसा दे दिए, और उसके बाद फिर हम उस खेत में हम रोपे या नहीं रोपे आपको उससे मतलब नहीं, या हम जो रोपे। पट्टा का मतलब हम उस खेत का क्या करेंगे, आप उसको छोड़ दीजिए और आप केवल पैसा लीजिए। उसी तरह से मद्रास अंग्रेजों को चंद्रगिरी के राजा से पट्टा पर प्राप्त हुआ। और इसमें जो उसको प्राप्त हुआ उस पर अब इसने क्या किया? मद्रास पे धीरे धीरे अंग्रेज ज्यादा फोकस किए कि यही मेन सेंटर मेरा ठीक है। और इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आपको क्वेश्चन आएगा कि मद्रास के संस्थापक कौन थे? एक अच्छा प्रश्न है। दूसरा एक बहुत बढ़िया आपके लिए प्रश्न है यहाँ पे कि मद्रास में किला का नाम क्या है? दोनों इंपॉर्टेंट है। मद्रास शुरुआत में तो पट्टे पर लिया गया, वहां पर कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं था। अब आपको पहले बताना है कि मद्रास के संस्थापक कौन है। और जिस जगह को पट्टा पर लिया गया उस पर धीरे धीरे एक विकास का काम हुआ, और उस विकास के काम में एक व्यक्ति है, बिल्कुल उज्जवल जी सही बताए, संस्थापक का नाम है फ्रांसिस डे। तो एक अंग्रेज है फ्रांसिस डे, और इस फ्रांसिस डे को हम लोग मद्रास के संस्थापक के नाम से जानते हैं। और फ्रांसिस डे के मद्रास के संस्थापक हैं। अंग्रेजों की एक किला वहां बनाई गई, और यह किला देखो, कलकत्ता का किला और मद्रास का किला, ये दोनों किला का नाम एकदम सबको दिमाग में सेट रखना है। किला को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं फोर्ट। फोर्ट माने किला होता है। तो यह किला का नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला, यानी यह किला है फोर्ट सेंट जॉर्ज। और इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो गया। आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ सेंट जॉर्ज का किला कहां स्थित है? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला कहां स्थित है? मद्रास में स्थित है। और यहाँ पे सेंट जॉर्ज का किला आपको ध्यान रखना है मद्रास में है। फ्रांसिस डे मद्रास के संस्थापक हैं, और मद्रास में व्यापारी कोठी कब स्थापित हुई? 1639। इसके बाद हम लोग जरा एक एक करके ध्यान देते जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखें मद्रास के बाद। अब अंग्रेजों का ध्यान थोड़ा अब इस साइड में तो पूरा लगभग हो गई, क्योंकि आप देख रहे हो गोलकुंडा, ये भी पूरे आपका बंगाल की खाड़ी तरफ ही है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं बालासोर उधर ही है, मद्रास उधर ही है, इधर का स्टेप इनका पूरा पकड़ में आ गया। और इसके बाद अंग्रेज एक और देखा, और वही है 1651 में अंग्रेजों ने कलकत्ता के नजदीक जो देख रहे हो हुगली के साथ साथ पटना, इन सभी जगहों पर अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की।
तो हुगली और पटना, ये दोनों जगह इसने अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किया। तो 1651 में हुगली और पटना में व्यापारिक कोठी स्थापित हो गया। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अब यह है, अब देखो हुआ क्या, उसको सुनो। जब पुर्तगाल के लोग थे तो आप सभी को याद होगा कि पुर्तगाली लोग क्या किए थे, यहाँ से कालीकट, कोचीन, गोवा, फिर मुंबई, आप देखिए मुंबई के नजदीक ही है जगह बेसिन, दमन, दीव, ये सारा जगह पुर्तगालियों ने खूब बढ़िया से इसको जीता। और यही पुर्तगाल जब थे तो अंग्रेजों के साथ पुर्तगालों का जब संघर्ष हुआ तो इस संघर्ष का एक बहुत बढ़िया विराम मिला। विराम क्या मिला? पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी, इस राजकुमारी का नाम आप लोग जानते हो, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन। पुर्तगाली राजकुमारी, इसका नाम है कैथरीन। और देखिए इस कैथरीन का विवाह जो है, कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के राजा, इसका विवाह इंग्लैंड के राजा, इस राजा का नाम सभी लोग जानते हैं, जिसको दहेज में पूरा बंबई मिल गया। बिल्कुल सही आप सभी लोग का जा रहा है, एकदम चार्ल्स द्वितीय, बिल्कुल सही आप लोग लिख रहे हैं। तो इसमें इंग्लैंड के राजा है चार्ल्स द्वितीय, और चार्ल्स द्वितीय से हुआ, और इसी को पुर्तगाल के लोग दहेज में बंबई दे दी। अब सोचो पूरा बंबई दहेजुआ जगह है, पूरा तिलक में मिला है दहेज में 1661 में, बिल्कुल सही 1661 में पूरा दहेज मिल गया बंबई, किसको? अंग्रेजों। अब इंग्लैंड का जो राजा है, अब बताओ वह राजा बंबई में क्या करेगा, तो इसको इसने क्या किया, किराए पर लगा दिया। और अब बता दो किराया कितना था, वह किराया पर ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। और यही समय है 1688। 1688 में बंबई, जल्दी बता दो कितना किराया पर मिला बंबई? वेरी गुड, 10 पाउंड। 10 पाउंड वार्षिक किराया पर, 10 पाउंड वार्षिक किराया पर, माने साल भर में 10 पाउंड देना है, और उसमें पूरा बंबई उसको मिल गया। तो बंबई 10 पाउंड वार्षिक किराया पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। अब ईस्ट इंडिया कंपनी यही बंबई को अब पूरा एक बढ़िया बंदरगाह के रूप में विकसित की, पूरे बंबई को एक बढ़िया से आपका डेवलपमेंट किए। और आपसे क्वेश्चन आएगा, बढ़िया प्रश्न है, बंबई के संस्थापक किसे कहा जाता है? जल्दी बता दीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके लिए है। बंबई के संस्थापक किसे कहा जाता है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, कुछ बच्चे बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। जेराल्ड अंगियार, जेराल्ड अंगियार ये बंबई के संस्थापक हैं, बिल्कुल सही आंसर है। जेराल्ड अंगियार ये बंबई के संस्थापक हैं, बिल्कुल सही आंसर। और बंबई की स्थापना जेराल्ड अंगियार ने किया, बिल्कुल सही जवाब। और इस प्रकार देखिए अरब सागर के क्षेत्र, बंबई की स्थापना जेराल्ड अंगियार के द्वारा किया गया। अंग्रेजों का दोनों ही क्षेत्र में बहुत बढ़िया कमांड हो। अब एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर घटना है, इसके पूर्व ही की ही घटना है, ये एक इंपॉर्टेंट डेट है 1669। डेट बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं। 1669 में एक जमींदार थे, जमींदार का नाम था शोभा सिंह। एक जमींदार है, जमींदार का नाम है शोभा सिंह। शोभा सिंह जब बगावत किए तो शोभा सिंह के बगावत करने पर उनका जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों को दिया गया औरंगजेब के समय। तो औरंगजेब के समय देखिए, अब जमींदार शोभा सिंह बगावत किए, जो टैक्स देना चाहिए नहीं दी। तो 3 क्षेत्र है, एक का नाम है सुता नदी, जगह का नाम है सुता नदी, ये देखो जगह है जिसको शोभा सिंह को इसमें बगावत के करने के कारण दिया गया। दूसरा इसी जगह का नाम है बगल में कालीकाता, कालीकाता, तो सूता नदी, कालीकाता, और एक जगह है इंपॉर्टेंट गोविंदपुर। गोविंदपुर, ये गोविंदपुर, ये 3 जगह जो आप देख रहे हो, सूता नदी, कालीकाता और गोविंदपुर, इसका जमींदारी अंग्रेजों को मिलता है। देखो पहली बार अंग्रेज को जमींदारी मिल रहा है, अंग्रेज भी अब इंटरेस्ट ले रहे हैं, जमींदारी अंग्रेज को मिलता है। अंग्रेज को मिला कि तुम यहाँ पर एक पूरा क्षेत्र तुमको दे देते। चंद्रनगर नहीं, चंद्रनगर तो फ्रांसीसियों की बस्ती, चंद्रनगर नहीं कहा, चंद्रनगर फ्रांसीसियों की बस्ती है, वो अपना सेपरेट। 3 जगह है, सुता नदी, कालीकाता और गोविंदपुर, ये तीनों जगह उनको मिल गया कि तुमको 12,000 जो रुपया है वो देना है, और अंग्रेज को इसकी जमींदारी मिल गई। इन्हीं तीनों जगह को मिला कर करके और एक नए जगह का अंग्रेजों ने डेवलपमेंट किया, जिसका नाम अभी आप कोलकाता जानते हैं। यहीं से देखो बंगाल में कोलकाता का निर्माण हुआ है। जमींदारी का मतलब हो गया कि अंग्रेजों को ड्यूटी है मुगल बादशाह औरंगजेब तक पैसा पहुंचाना, किसानों से लेकर के, किसान से टैक्स अंग्रेज वसूले, और हमें 12,000 से मतलब है, तुम वसूलो चाहे नहीं, हमको इतना पैसा चाहिए। और यही चीज ये तीनों जगह जो मिला, इसी चीज का अंग्रेजों ने डेवलपमेंट किया, यहाँ भी किला बनाया और कोलकाता की स्थापना हुई। दोनों बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके संस्थापक कौन है और यहाँ के किला का नाम क्या है, दोनों बहुत अच्छा प्रश्न।
और आपसे जल्दी से आंसर बता देना है, कोलकाता के संस्थापक कौन है, जल्दी से। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। कोलकाता के संस्थापक एकदम देख रहे हैं, सारे बच्चे का सही जा रहा है। जॉर्ज चार्नाक बिल्कुल सही आंसर है। कोलकाता के संस्थापक हैं जॉर्ज चार्नाक, बिल्कुल सही जवाब है। तो जॉर्ज चार्नाक कोलकाता के संस्थापक हैं, बिल्कुल सही जवाब। और इसके किला का नाम क्या था, जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल सही। देखिए कई लोग बहुत अच्छा पढ़े हैं। फोर्ट विलियम किला, फोर्ट विलियम किला, किला को अंग्रेजी में फोर्ट कहते हैं, फोर्ट विलियम किला। तो फोर्ट विलियम, आपको कभी भी दोनों किला का नाम एकदम ध्यान रखो, क्योंकि अंग्रेजों का डिटेल तुम्हें कहानी पढ़ना है। जब हम कहें कि फोर्ट विलियम, तो आप कहना कि सर फोर्ट विलियम एकदम समझ गए, एक कोलकाता में स्थित है। 12,000 नहीं 12,000 में लिया था कोलकाता, पूरा इस जगह का जमींदारी, ये तीनों जगह मिला के 12,000 में लिया। तो फोर्ट विलियम किला अभी कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि सर समझ गए फोर्ट विलियम कोलकाता में। और फोर्ट सेंट जॉर्ज कहेंगे, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहेंगे तो आप कहोगे कि यह मद्रास है। तो सेंट जॉर्ज मद्रास में है और फोर्ट विलियम किला एक कोलकाता में। तो अब आपको ये ध्यान देना है, यहां पर जो अंग्रेजों की अब कहानी आई, अब आप देखो अंग्रेज पूर्ण रूप से लगभग क्षेत्र पर स्थापित हो। अब इनकी कहानी जो देखोगे, अंग्रेज का क्या आपने देखा, मद्रास भी इनका अच्छा सेंटर हो गया, यहाँ पूरा गोलकुंडा विशाखापट्टनम में हो गया, बालासोर में हो गया, आपने देखा हुगली में हो गया, कोलकाता की इन्होंने स्थापना किया, पटना में पहुंच गए, बंबई साइड इनका अपना हो गया। ये दोनों क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया इनका कमांड पहुंच। अब यहीं पे अंग्रेज धीरे धीरे राजनीतिक एक्टिविटी भी अपना ले आएंगे और राजनीतिक हस्तक्षेप से अब धीरे धीरे आप पलासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार के बारे में अब यहां से पढ़ेंगे। यहां से बिजनेस वाले इनका स्टेप आपका हो गया। अब आपको करना क्या है, इस बात को जल्दी जल्दी लिखना है। लिखने के बाद तब अभी के क्लास में मानचित्र आपको पूरा का पूरा एकदम कंप्लीट कराएंगे। जिन बच्चों को मानचित्र को दिक्कत है, समस्या है, उनको पूरा एकदम दुख अभी गायब हो जाए। चलिए अब हम लोग ध्यान दें, अंग्रेज इसमें ध्यान दीजिए। जमींदारी इस समय हमने आपको बताया औरंगजेब का शासन चल रहा है। इस समय जो कोलकाता उसको दिया गया, औरंगजेब को दिया गया। यद्यपि औरंगजेब के साथ 1686 में अंग्रेजों ने विद्रोह भी किया, लेकिन बाद में वो 1690 में ही 4 साल बाद पूरा माफी मांगा। अंग्रेजों ने 1.5 लाख रुपया उसको जो है जुर्माना दिया और उस जुर्माना के बाद तब फिर वो तैयार हो गए। बिल्कुल फोर्ट विलियम ही कलकत्ता था। कलकत्ता, फोर्ट विलियम कलकत्ता नहीं था, कलकत्ता जगह है। फोर्ट विलियम, फोर्ट मींस किला होता है। कलकत्ता में अंग्रेजों का जो घर है, उस घर का नाम फोर्ट विलियम है, जहां वो अपने सामान रखते थे, जहां उनके सैनिक रखते थे। फोर्ट जब भी लगेगा तो समझना फोर्ट मींस किला होता है, घर होता है, जगह नहीं। और फोर्ट विलियम एक हो गया जगह, घर, जिस घर में वो अपना सामान रखते थे और उसको सैनिक से पूरा घेरे रहते थे ताकि कोई लूट नहीं। ये चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान रखना। अब आपको मानचित्र द्वारा पूरा एक बार रिवीजन करवाएंगे तो स्टेप आ जाएगा। जल्दी से पहले इस बात को आप लिखिए, जल्दी पहले जल्दी जल्दी इसको लिखते चलिए, लिख करके फिर हम लोग इससे आगे करने वाला, वहां पे रहने लायक बनाने वाला, उसको पूरा व्यापार के डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तमाम पूरा डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो डिटेल मुझे लगता है कि 10-12 घंटे का लेक्चर हो चुका हो, तो आपको जान के पूरा डिटेल किए। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको पूरा एक बंधन में बांधे। कई बच्चे ने समस्या बताया कि सर जगह का नाम याद नहीं रहता, किस राज्य में है याद नहीं रहता। तो उसका बहुत सिंपल एक उपाय है। वह उपाय क्या है, अभी जो हम मानचित्र बनाएंगे एकदम सिंपल आपके लिए ही बनाएंगे और उसमें आपको प्रयास करना है कम से कम 5 से 6 बार खुद से बना के अभ्यास करने। और इसीलिए 5 से 6 बार जो एकदम अभ्यास करेंगे, ठीक करेंगे, उनका सही हो जाएगा। देखो एक तो हर जगह डेट याद करने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे हिस्ट्री मतलब डेट ही समझ लेते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हर जगह त्रावणकोर में कब है, तो यहाँ बालासोर में कब है, तो यहाँ कब है, उतना याद करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, प्रथम व्यापारिक कोठी किसी भी यूरोपीय देश का है, उसे आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हम एकदम आपको एक स्टेप बना दें जो एक जगह करने से आपको याद करने में सुविधा होगा। मतलब ये हो गया यूरोपीय कंपनी, यूरोपीय कंपनी, ये यूरोपीय कंपनी हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी प्रथम कोठी, ये भारत में बात चल रहा है प्रथम कोठी, ये प्रथम कोठी कहां स्थापित हुआ और ये कब स्थापित हुआ। बस ये 3 बात जिन बच्चों को क्लियर है, ज्यादातर चांस रहता है कि सीधा सीधा आपको यहां से प्रश्न आ जाए। यूरोपीय कंपनी का मतलब यहां देश सीधा लिख देंगे, उसकी प्रथम कोठी और कब स्थापित हुआ। भारत आने वाला सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले कौन थे, पुर्तगाल। अब हम यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी छोड़ दे रहे हैं, आपको पुर्तगाल लिखे तो समझ आए, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाल के बाद कौन आए, डच। डच मीन्स आपको बताए थे हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी कौन है, डच। डच के बाद कौन आए, तो आप जान रहे हैं कि अंग्रेज आए। डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज 1608 से आना शुरू हो गया। तब डेनिश आए, डेनिश मतलब डेनमार्क, और आपको बताया 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तब फ्रांसीसी आए, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना।
ये हम लोग यहां तक की बात पूरा देख चुके थे। ये कंपनी कब बना ये सबको मालूम है कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी। अब लग रहा होगा कि सर 1602 पहले लिख दिए, 1600 बाद बना पहले है, आने में ये तीसरा नंबर है, डेनिश आने में चौथा नंबर है और फ्रांसीसी आने में पांचवा नंबर है 1664। ये एकदम सीरियल वाइज है, आगमन के अनुसार से, स्थापना के अनुसार से नहीं। और आपसे हम खुद पूछे, जल्दी जल्दी हमारे सभी बच्चे बताएंगे पुर्तगालों की पहली व्यापारिक कोठी कहां थी। तो आप पढ़ चुके हो पुर्तगालों की पहली व्यापारिक कोठी कहां थी? कोचीन। कोचीन में कब स्थापित हुआ ये भी आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि पुर्तगाल की पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित हुआ? 1503 ईस्वी। 1503 बिल्कुल सही, एकदम देखो कई लोग का दिमाग में एकदम बैठा हुआ है, क्योंकि अभी हम एकदम एक बार लॉक कर रहे हैं, पूरा जो डिटेल पढ़े हो उसका एक जगह निचोड़ हो जाने से एकदम क्लियर हो जाएगा। प्रथम कोठी आपको ध्यान रखना है। कोठी मीन्स बताए थे कि सामान लाएगा तो जहां रखेगा, आज भी गांव देहात में क्या चावल रखना, गेहूं रखना, तो उसको अभी भी लोग कोठी बोलता है। उस समय कोठी का मतलब हो गया व्यापारिक केंद्र, जहां वो पूरे अपना सामान रखे, सुरक्षा का उपाय करे, उसको व्यापारिक कोठी, फैक्ट्री कह सकते हो इसको मॉडर्न नाम के अनुसार से। अब जल्दी बताओ डचों की पहली व्यापारिक कोठी कहां स्थापित हुआ? जल्दी आंसर दो। डच का, वेरी गुड, मसूलीपट्टनम, बहुत ही सुंदर जवाब। मसूलीपट्टनम एक डचों की पहली व्यापारिक कोठी है और डच ने पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना कब किया? चलिए डेट बता दो, आप सभी बच्चे पढ़ चुके हो, वेरी गुड, बहुत ही सही, 1605 ईस्वी में, बिल्कुल सही जवाब है। डचों की पहली व्यापारिक कोठी स्थापित हो। अंग्रेज का पहली व्यापारिक कोठी, इसमें हमने आपको बताया है, उस बात को ध्यान रखना। अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी सूरत में है, लेकिन यह अस्थायी है 1608 ईस्वी में। 1608 में एक अस्थायी है। मसूलीपट्टनम में 1611 में पहली अस्थायी कोठी। अगर क्वेश्चन में आपको अगर रहे अस्थायी शब्द लिखा हुआ तो मसूलीपट्टनम हो, दक्षिण भारत करके लिखा हुआ है तो मसूलीपट्टनम हो। अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको 1608 सूरत कह सकते हो, लेकिन इसके साथ एक शब्द है अस्थायी, परमानेंट ये नहीं है। परमानेंट की अगर हम बात करेंगे तो अंग्रेजों का परमानेंट आप पढ़ चुके हो, मसूलीपट्टनम होगा। और मसूलीपट्टनम आपको अभी हमने बताया 1611, बिल्कुल सही हो जाए। चलिए बहुत ही सुंदर। सूरत में अस्थायी फैक्ट्री खोलने का परमिशन कब मिला? जल्दी से आंसर तो आपको बताया थे 1613 में अस्थायी बनाने का परमिशन किसको मिल चुका है? अब जल्दी से सभी बच्चे बताओ डेनिश का पहला व्यापारिक कोठी, डेनिश का पहली व्यापारिक कोठी, वेरी गुड, ट्रैंकोबार, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, ट्रैंकोबार के डेनिश का पहला व्यापारिक कोठी आपसे कभी भी पूछा जाए तो ट्रैंकोबार या ट्रैंकोबार बिल्कुल सही आंसर है और यह है 1620, बिल्कुल सही कमेंट आपका चल रहा है, बहुत ही सुंदर। ट्रैंकोबार में डेनिश की पहली व्यापारिक कोठी है 1620, बिल्कुल सही जवाब। और फ्रांसीसियों की भी पहली व्यापारिक कोठी कहां है? तो आप सभी लोग जानते हैं फ्रांसीसियों की भी पहली व्यापारिक कोठी कहां है? सूरत। और फ्रांसीसियों की पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित हुआ? तो 1668 ईस्वी। 1668 ईस्वी में, बिल्कुल आपसे एकदम सही हो गया। और देखो जो लोग थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान दे देंगे तो उनको एकदम याद होते चला जाए, उनको लगेगा कि हाँ सर एकदम याद हो गया। आपको पहली व्यापारिक कोठी दिमाग में एकदम बैठाना है सबका। किसी का भी पूछ सकता है कि डेनिश की पहली व्यापारिक कोठी कहां स्थापित हुआ? तो ट्रैंकोबार। कई बच्चे की अभी मैं समस्या समझता हूं कि सर ट्रैंकोबार किस राज्य में है, कहां पे है, हम हमेशा भूलते। और इसी चीज को अभी हम एकदम लॉक करने जा रहे हैं। जो लोग हमारे साथ एकदम थोड़ा सा ध्यान दे दोगे उसको एकदम लॉक हो जाएगा। देखिए अब एक तो आपको हम थोड़ा सा हट गया, पॉज करके आराम से इसको पहले आराम से लिख लोगे, इसमें कोई समस्या बहुत ज्यादा होगी नहीं, क्योंकि यह डिटेल आपको लिखा हुआ है, केवल अभी तो बंधन राउंड में हम चल रहे हैं। देखिए जो व्यापारिक केंद्र मुख्य रूप से है उसमें जगह आप सभी लोगों को पहले कैसे घर में प्रैक्टिस करना है उसको सुनिए। जो लोग मेरे साथ बताए हुए जो सिस्टम है इसके अनुसार से अभ्यास करेंगे उनको कोई समस्या नहीं होगी, उनको लगेगा कि हाँ सर एकदम समझ। सबसे पहले तो ये भारत का मानचित्र एकदम सिंपल, नीचे श्रीलंका एकदम सिंपल, ये तो कोई बच्चे बना सकते हो, ये मानचित्र में कोई बहुत भारी काम नहीं किया हुआ है। इसमें आपको एकदम शुरू से जो चलेंगे उस जगह को एक एक करके ध्यान रखना है। कैसे याद करना है हम समझाएंगे, एकदम पहले जगह याद करो, फिर ये जगह तुमको बताएंगे कौन डच का है कौन अंग्रेजों का, सब पहले से पढ़े हो, केवल एक बार लाइन अप कर देंगे तो कहोगे हाँ सर एकदम याद हो। ये देखो एक दिया जैसा है, लग रहा है कि यहाँ पर एक दीप रखा हुआ है और इसको जलाएंगे तो दिया चलेगा, और इसीलिए इसको ध्यान रखना कि इसी का नाम दीप है, और इसी के सीधा में इधर आएंगे तो दमन है। ये दमन और दीप बाद में हम तुमको समझाएंगे कि पुर्तगालियों का जगह है। तो अभी सबसे पहले एकदम ध्यान देते जाओ कि दमन और दीप ये पूरा दिमाग में हमारा सेट है। इसके बाद इसी के थोड़ा सा ऊपर बात करें तो यहीं पर सूरत है, सूरत है। तो आपको ध्यान रखना है कि दमन, दीप, सूरत गुजरात हिस्से में। तो आपको सूरत का बार बार नाम याद होगा क्योंकि सूरत के बारे में हम बार बार कह रहे हैं कि वहां पे रॉ मटेरियल और वहां पे श्रम संसाधन उपलब्ध आसानी से थे, इसीलिए यूरोपीय कंपनी सूरत में अपने व्यापारिक कोठी खोलने पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। तो पहला तो गुजरात का ये तीनों सेक्टर क्लियर हो गया, दीप, सूरत और दमन। दिमाग में कैसे सेट करना है कि यह दिया जल रहा है और दिया जलने से सूरत दिखाई दे रहा है और उसका दमन कर दिए तो ये दमन है। दीप,
दमन और सूरत। दिमाग में बैठ गया कि तीनों व्यापारिक कोठी गुजरात, एकदम पहला नंबर एकदम दिमाग में आ गया। दूसरा नंबर अब हम चल रहे हैं एक एक कर करके। महाराष्ट्र की जब बात करेंगे तो दो जगह आपको महाराष्ट्र में मिले। एक तो आप जगह देखोगे मुंबई, और मुंबई से ठीक ऊपर का जगह आपको मिलेगा जिसको बेसिन का बेसिन, और दूसरा नंबर है मुंबई। ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र में दोनों आपको नाम मिलेगा। जब हम कहेंगे महाराष्ट्र तो आप कहना कि वाह महाराष्ट्र बहुत ही बढ़िया, तो ये मुंबई और बेसिन ये दोनों महाराष्ट्र में हो। इसके बाद आप खुद एक नया देशी राज्य है जिसका नाम आप सभी बच्चे जानते हो, इसका नाम गोवा हो गया। तो गोवा तो अलग राज्य है, गोवा तो सबका ऐसे ही क्लियर हो। गोवा के बाद जैसे ही केरल में जो तुम पहुंचोगे तो एक बात दिमाग में सेट रखना कि ये जो केरल का जो बेल्ट है ना, यहाँ पर जो वंश चल रहे थे इसको केरल को ही त्रावणकोर कहा गया। त्रावणकोर। जब हम त्रावणकोर का नाम लेंगे तो त्रावणकोर एक पूरे डायनेस्टी है, त्रावणकोर जो केरल के साम्राज्य का राजा, और इसीलिए कभी भी त्रावणकोर और त्रैन के बारे में देखते बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। एक त्रैन को माले है तो कंफ्यूज कभी मत रहना। जब हम कहेंगे त्रावणकोर तो कहना वो समझ गए त्रावणकोर एक केरल में हो, और ये त्रावणकोर के जो राजा हैं इनके पास कई बंदरगाह हैं। सबसे ऊपर का बंदरगाह दिमाग में सेट रखना, इसी का नाम है माहे। यह बंदरगाह का नाम है माहे। आपको धीरे धीरे सब याद करवाएंगे माहे किसका, ऐसे आपको याद भी हो। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे माहे एक आ गया। माहे के बाद इसी से नीचे आएंगे तो इसका नाम सभी बच्चे सुने होंगे, इसी का नाम है कालीकट, और कालीकट से नीचे आओगे तो इसी का नाम है कोचीन। तो आपको ध्यान रखना है कि इन क्षेत्रों में मसाला ज्यादा है। जब कहानी सुनाएंगे आखिर टीपू सुल्तान से क्यों अंग्रेज बोल रहेगा, क्योंकि इन क्षेत्रों पर जिसका अधिकार है वो समझो मसाला पे एक अधिकार है। अंग्रेज को लग रहा है कि अगर हम इस क्षेत्र को जीतेंगे तो मसाला पर मेरा अधिकार होगा, बिजनेस में ज्यादा फायदा होगा। तब आप आंग्ल मैसूर युद्ध की कहानी सुनो तो आपको ध्यान रखना है मुंबई था उस समय, बिल्कुल हमने अभी तो बताया कि मुंबई बसाया हुआ ही अंग्रेज का है, मुंबई पुर्तगालियों का ही खरीदा हुआ है, मुंबई तो दहेज में दिया। जस्ट कहानी आपको सुनाए तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये पूरा नाम, पहले ध्यान दीजिए, हम समझते हैं कि ये पूरा नाम सभी लोगों को बिल्कुल दिमाग में आ गया होगा। दीव, सूरत, दमन, बेसिन, मुंबई, गोवा, माहे, कालीकट, कोचीन। जब हम कहें माहे, कालीकट, कोचीन तो आप समझोगे केरल, और केरल में जो वंश बोलेंगे कहना त्रावणकोर। यहाँ गोवा, मुंबई, बेसिन महाराष्ट्र, दीव, सूरत, दमन, गुजरात। पहले एक बार हम देखते हैं, अभी मसूलीपट्टनम में क्यों दिमाग लगा रहे हो, जहां चल रहा है पहले एकदम साथ साथ चलो, एडवांस नहीं चलो, साथ साथ चलो। फिर यहाँ पर दिक्कत रहे तो बोलो कि यहाँ से इसमें कोई शब्द में दिक्कत रहे। हम अभी सबको मिटा देते हैं और आपको देखते हैं कि पूरा दिमाग में ये सभी सेट है या गायब हो गया। हम सब मिटा दिए, सब मिटा दिए। अब आपसे एक एक करके चल रहे हैं तो आपको ये नाम दिमाग में आ गया कि यह दीव है। यहाँ पे आपको नाम दिमाग में आ गया कि सर ये नीचे दमन है, और दमन द्वीप के ऊपर की, अगर दमन के ऊपर बात करें तो ये सूरत। जब हम ये तीनों गुजरात की बात हो गई, महाराष्ट्र में आए तो एक देखें बेसिन है और एक मुंबई। इसके बाद हम लोग चले तो ये गोवा है। जब ये पूरा डायनेस्टी की बात की तो आपको याद है केरल में त्रावणकोर, आपको ध्यान रखना है केरल में त्रावणकोर, और त्रावणकोर में आपको हमने बताया कि जो सबसे ऊपर है वो है माहे। माहे के बाद कालीकट, और कालीकट के बाद कोचीन। ये पूरा आपको इधर का फेस हमने कंप्लीट कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में ये पूरा बैठ गया होगा। अब हम इधर से चल रहे हैं। पहले एक ध्यान दे दो, श्रीलंका में भी एक इंपॉर्टेंट जगह रहा है। श्रीलंका में उत्तर साइड में जाफना प्रायद्वीप है, और उस जाफना में ही एक जगह है जिसका नाम है त्रैंकोमाले। त्रैंकोमाले, अगर हम देखो यहाँ पर बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, त्रैंकोबार, त्रावणकोर और त्रैंकोमाले, बड़ा कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आज सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाना चाहिए, सर इसमें मेरा कोई कंफ्यूजन नहीं। जब हम कहेंगे त्रैंकोमाले तो कहना वो त्रैंकोमाले, तो माले मतलब श्रीलंका है। त्रावणकोर कहना सर कोर, तो ये करेला खा रहा है कोर, और एक केरल है। कोर मारेंगे तो समझना कि वो त्रावणकोर माने समझना करेला का कोर, और इसलिए, और माले माने समझना कि वो माला श्रीलंका वाला ही माला है, गोल तो इसी बेचारा माला जैसा है। अब यहां से तमिलनाडु में चलो। तमिलनाडु में जब तुम चलोगे तो देखो यहाँ पर कई तुम्हारा इंपॉर्टेंट जगह हो। चूंकि अंग्रेज लोग जो भी थे वो सभी लोग आते ही थे समुद्री मार्ग से, इसलिए बंदरगाह वाला जगह उनको ज्यादा पसंद। एक जगह जो तुम देख रहे हो इसी का नाम है नागपत्तनम। नागपत्तनम कभी भी कहेंगे तो समझना कि वो समझ गए तमिलनाडु। इसके बाद नागपट्टनम मेन एक्चुअली तंजावुर में ही है, इसलिए एकदम जस्ट बगल में हमने तंजावुर बनाया, तंजावुर। इसके बाद हम लोग चलेंगे तो एक जगह है कराईकल। ये सब देखो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपको एक एक करके सब जगह एकदम ध्यान रखना है। और इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, इसी का नाम है त्रैंकोबार। अभी जस्ट आपको सुनाए थे त्रैंकोबार। आपने देखा कि कैसे डेनिस ने त्रैंकोबार में अपना पहला व्यापारी कोठी स्थापित किया। अभी हम जस्ट समझाएंगे किसका कौन कहा है, ये सब याद हो जाए, लेकिन पहले जगह याद हो। तो आपको ध्यान रखना है कि बार तो कहना बार करना है तलवार जैसा इधर तमिलनाडु, और कोर तई करेला, अब माले तो कहना कि माला ये श्रीलंका। ये तीनों नाम में मैं अक्सर पाता हूं बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते।
जब हम बोलते हैं त्रावणकोर, ट्रेंकोबार, ट्रेंकोमाले, बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। और इसका इलाज सिर्फ एक है, मानचित्र के द्वारा ही इलाज हो सकता है और कोई इलाज नहीं, और ये तुम खुद ही कर सकते हो, दूसरा कोई इलाज इसका नहीं। इसके बाद सिर्फ एक और हम चले तमिलनाडु में ही, इस जगह का नाम है पांडिचेरी। बस तमिलनाडु का सेक्टर कंप्लीट हो। अब यहाँ पे आपको दिमाग में सेट कर लेना है एक और, अभी यहाँ पर देख रहे हो इस जगह का भी नाम कर ले मद्रास, वहीं के सेक्टर में। तो पहला देखो ये तमिलनाडु का सेक्टर एकदम तुमको ध्यान रखना होगा, मद्रास, पांडिचेरी, ट्रैंकोबार, कराईकल, तंजावुर, नागपट्टनम, एकदम दिमाग में आपका सेट। इसके बाद अब हम चलेंगे आंध्र प्रदेश के हिस्से में। तो आंध्र प्रदेश में आपको सबसे महत्वपूर्ण नाम है, इसी का नाम है मसूलीपट्टनम। आंध्र प्रदेश में यह जो जगह देख रहे हो इसी का नाम है मसूलीपट्टनम, और मसूलीपट्टनम को ही कई जगह मछलीपट्टनम भी लिखा रहता है। एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, मछलीपट्टनम कहे चाहे मसूलीपट्टनम कहे, तो आपको ध्यान रखना है कि मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम ये दोनों ही आंध्र प्रदेश। और एक जगह और आंध्र प्रदेश में है जिसका नाम है यनम। यनम आपको ध्यान रखना है, जब हम बोलेंगे यनम तो कहना कि वो समझ गए, यनम भी कहा है आंध्र प्रदेश। इसके बाद उड़ीसा में चले आएंगे तो उड़ीसा में जगह हो गया बालासोर। उड़ीसा में जगह हो गया बालासोर। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है ये बंगाल का सेक्टर। बंगाल सेक्टर में आप सभी लोग जानते हो कि बांग्लादेश में एक इंपॉर्टेंट जगह रहा है जिसको पुर्तगालियों ने महान बंदरगाह की संज्ञा दिया था, महान बंदरगाह। और सभी लोग को याद है कि महान बंदरगाह किसको कहे थे, तो ये आप सब बच्चे को याद होगा कि महान बंदरगाह चटगांव को बोले थे। और इसीलिए जब हम चटगांव का नाम लेंगे, चटगांव का नाम लेंगे तो आप समझोगे कि बांग्लादेश में चटगांव है, और फिर पुर्तगालियों के बारे में समझाएंगे तो आपको क्यों महान बंदरगाह है, क्या है, कहानी कहेंगे। यहां पर अब एक एक करके चलें तो आपको बंगाल में ही एक जगह है फ्रांसीसियों की बस्ती, चंद्रनगर। बंगाल में ही हम लोग देखें कोलकाता, कोलकाता। बंगाल में ही हम लोग देखें इसमें कासिम बाजार, बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है, कासिम बाजार, कासिम बाजार। बंगाल में ही एक जगह है बहुत इंपॉर्टेंट, इस जगह का नाम है पिपली। पिपली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एकदम दिमाग में आपका बैठना चाहिए। जैसे ही कहेंगे पिपली कहोगे वो सब समझ गया, पिपली मीन्स हो गया बंगाल। पिपली बोले मैंने समझो कि बंगाल। तो कासिम बाजार, चंद्रनगर, कलकत्ता। इसके बाद एक और बिल्कुल सही बता रहे श्री रामपुर। आपको याद है श्री रामपुर कॉलेज की भी बात हम किए थे, श्री रामपुर या श्री रामपुर एक ही है, तो श्री रामपुर कहें श्री रामपुर कहें सब एक ही। इसके बाद इसी में आपको कलकत्ता के नजदीक एक जगह और कर दे, इस जगह का नाम ही हो गया हुगली। तो आपको इतनी बात जिन बच्चों को कलकत्ता में क्लियर, पश्चिम बंगाल में क्लियर है कि पश्चिम बंगाल में हुगली, कलकत्ता, चंद्रनगर, पिपली, शेरापुर, कासिम बाजार, ये अभी इंडिया में, चटगांव एक बांग्लादेश में है, बाकी पटना वगैरह ये सभी व्यापारिक कोठी के रूप में ये रहे। अब अभी डच का शेरापुर था, किसका क्या था, ये तो एक स्टेप में हम लोग सीखेंगे। अभी हम कोशिश यह कर रहे हैं कि सभी बच्चे एक बार अपने से घर पे बैठ कर, हाँ बिल्कुल, एक बच्चे कहे पुलिकट, बिल्कुल सही, उनका भी कहना सही है, पुलिकट एकदम लास्ट में आप बना सकते हो, क्योंकि पुलिकट आज के डेट में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के पास है। और आपको समझाए भी थे, याद होगा सभी बच्चों को कि जब पुलिकट की बात किए थे तो ये भी बताया था कि जब पुले कट गया तब मिलेंगे कैसे, तब मिलेंगे कैसे, इसलिए तमिलनाडु में पुलिकट है, ये सभी बच्चे को याद भी करवाया था। तो अब सभी लोग का एक स्टेप हम समझते हैं कि यहां तक का बात एकदम जिस बच्चे को बैठ जाए तो आपको एकदम पढ़ने का आनंद बढ़ जाएगा। जब तक ये बैठेगा नहीं, अभी तो हम सिर्फ एक स्टेप किए, आधे घंटे अगले दिन फिर लेंगे और उसमें आपका पुर्तगाल का अलग नक्शा बना देंगे, डचों का अलग बना देंगे, डेनिश का अलग बना देंगे, अंग्रेजों का अलग बना देंगे, फ्रांसीसियों का अलग बना देंगे। और तब उस नक्शा को केवल बार बार देखना, एक पेज में केवल बस यही रखना, और उसको जब तुम आत्मसात करोगे तब मजा आएगा इसको पढ़ने में। उसके बाद जितना पढ़ाए हैं तब लगेगा कि हाँ सर बहुत आसान आपने कर दिया, नहीं तो ये सब तो किताबों में पढ़ते रहते थे, ट्रैंकोबार, त्रावणकोर, ट्रैंकोमाले, अक्सर कंफ्यूज रहते थे। अब आपका कंफ्यूजन एकदम गायब हो जाए। अभी और निजामपट्टनम वगैरह की भी बात करेंगे हम, जैसे ही अब इसमें एक एक करके सेपरेट जब चलेगा तो कुछ कुछ और जगह बढ़ा देंगे। तो अभी हम समझते हैं कि इतना से ही आपका बहुत कुछ अब एकदम आसान हो गया हो। अब आपको मॉडर्न पढ़ने का आनंद भी आ रहा होगा, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि मॉडर्न हम काफी मन से आपको लाइव क्लास के साथ करें, और मॉडर्न एकदम पूरे मजेदार पेज में निकले। आज आप लोग का टेस्ट भी हुआ होगा, आज आप लोग का टेलीग्राम पर विद्या एजुकेशन बाई राहुल सर टेलीग्राम पर सेक्शन बाई सेक्शन हम आपका टेस्ट भी कराते जा रहे हैं। वो रोबोटिक टेस्ट है, मुझे खुशी हुई 20 क्वेश्चन का टेस्ट था और हमने रिजल्ट देखा, कई बच्चे 20 में 20 लाए। मेरा मिजाज एकदम सीना समझिए चौड़ा हो गया कि वाह बहुत शानदार बच्चे हमारे परफॉर्म कर। यही चीज की जरूरत है, कल फिर टेस्ट हो, एकदम पढ़ के तैयार रहिएगा, एकदम लगे कि हाँ सर मजा आ गया, एकदम टेस्ट में जबरदस्त हल्का मचा।